Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So today we are going to start a new chapter that is carbon and its compounds from class 10th itself, in which we will read in a very elaborate way about the versatile nature of carbon, the bonding in carbon and nomenclature and some addition reactions of carbon. So this is the content which I have divided the chapter in three parts, which I have mentioned down here. So the part 1 is all about the bonding in carbon, the versatile nature of carbon and the compounds formed by it. Part 2 is the main focus will be on the nomenclature of carbon compounds. Part 3 is about certain carbon compounds. We'll read about certain reactions and some important carbon compounds which have their applications in our daily life. So let's begin the video, and do not forget to like, share and subscribe to my channel and smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. Let's begin. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द बॉन्डिंग इन कार्बन कि वो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है. सो जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, जो ये 6 है, दिस इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. तो ये जो 6 है इसे हमें फिल करना है. सो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एज 2 पहले में, और फिर सेकंड में जो जितना बचा 4. तो ये जो 4 है, जो आउटर मोस्ट शेल में ये जो प्रेजेंट है, दिस इज़ कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमेशा आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है. तो इसका जो कार्बन जो है इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है. तो in order to get stable, obviously every molecule which exists in nature it has to be stable. तो वो stability attain करने के लिए कार्बन के पास दो ऑप्शन है which I have mentioned here, कि या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है in order to attain stability. So let's have a look at the consequences of what happens if carbon gains electron or loses electron. तो ये जो पहला सबसे मैंने लिखा है यहाँ पे गेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके C4 माइनस आयन बनाता है, सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो बेसिकली पहले ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 आप एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन दोगे, सो द न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड वेरी इफेक्टिवली द 10 इलेक्ट्रॉन्स. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस. सेकेंड क्या ऑप्शन था हमारा, लूजिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, कि अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्या होता है. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो C4 प्लस कैटायन बना लेगा. सो विच आई रिटन हियर कि C4 प्लस कैटायन कैन बी फॉर्म्ड. तो अगर C4 प्लस कैटायन फॉर्म होगा, सो what will happen, in order to have the C4 plus cation, large amount of energy will be needed and left with carbon having 2 electron. तो अगर हमें कार्बन को C4 प्लस कैटायन में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगा इन ऑर्डर टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन, और फिर एंड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे विच इज़ ऑल्सो नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर कार्बन. वो एट दी एंड सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उससे भी कुछ जो कार्बन है उसको कुछ फ़ायदा नहीं होगा. So what carbon does, how does it overcome this problem in order to attain stability? It's essential and crucial for it also to attain stability. So what it does, it shares its valence electron with other atoms of carbon. तो basically क्या करता है, जो कार्बन है अगर उसे स्टेबल होना है तो वो क्या करता है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाकी और कार्बन एटम से शेयर कर लेता है. तो इस प्रकार से वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. So now we will have a look at the sharing of electrons in the compounds form. तो सबसे पहले मैं जो एकदम simplest example से I'll start explaining you, which I have taken is hydrogen H2. तो सबसे पहले अगर आपको बॉन्डिंग इसमें समझनी, तो सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू टू फॉलो इज़, सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लो. तो हाइड्रोजन का 1 होता है विच हैव रिटन हियर. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है और यहाँ पे एक राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन लिखा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओनली कंसिडर हियर ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. रिमेंबर दिस, ओनली टेक द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाइल यू आर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर. सो क्या हाइड्रोजन का, इस वाले का यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये लेफ्ट में एक हाइड्रोजन लिखा है, यहाँ पे मैंने इसका एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट से सिम्बलाइज़ किया है, और राइट हैंड साइड पे एक हाइड्रोजन है उसका मैंने क्रॉस से सिम्बलाइज़ किया है. तो क्या है, जो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है उसे स्टेबल होना है. तो इसमें बेसिकली मैंने क्या बताया कि अगर कोई मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. लेकिन जो H2 है ये एक्सेप्शन है, इसमें क्या होता है, ड्यूप्लेट फॉलो होता है. ये हाइड्रोजन इस वाले से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो 1 2, ये वाला हाइड्रोजन का मैंने काउंट किया, आई एम रिपीटिंग इट अगैन, 1 2. तो ये 2 कंप्लीट कर लिया, अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया. और ये वाला हाइड्रोजन भी 1 2, ये जो मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है 1 2, तो ये क्या ड्यूप्लेट फॉर्म किया. तो इस प्रकार से कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो गया. हाउ, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आई एम मेंशनिंग इट अगैन एंड अगैन. यू हैव टू कंसिडर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल.
लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट एग्जाम्पल विच इज़ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। तो मैंने पहले सबसे पहला क्या स्टेप बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का 8 होता है। आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, सबसे पहले में आएगा 2, मैंने यहाँ पे लिखा, फिर कितने बचे 6, तो 6। तो ये 6 जो है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, एक लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा, एक राइट हैंड साइड पे मैंने लिखा। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको ऐसे मेंशन करना है या फिर ऐसे ड्रॉ करना है ताकि जब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करे बाजू वाले ऑक्सीजन से तो वो स्टेबल हो जाए। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, only the valence electrons are considered here. Now for this oxygen 1 2 3 4 5 6 जो मैंने क्रॉस से मेंशन किया है ये वाले ऑक्सीजन के लिए। Now what it does, इसके पास 6 है, अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएं तो ये इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका कंप्लीट। ये क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट। Now let's count the number of electrons for this oxygen which is on the right hand side, which I've symbolized by the cross here. 1 2 3 4, इस वाले ऑक्सीजन से इसने 2 लिया इसलिए डॉट 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका भी क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला ऑक्सीजन भी खुश। ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये वाला ऑक्सीजन भी खुश, और ये दोनों स्टेबल भी हो गए। तो दिस इज द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच ईच एटम इज बेनिफिटेड, किसी का लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे। द थर्ड एग्जाम्पल इज N2। तो N2 का जो मैंने क्या किया, अगैन यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप विच इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन 2 देन 5, ये 5 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ यू हैव टू adjust or you write down the electrons in such a way that nitrogen also, each nitrogen here N2 molecule में 2 नाइट्रोजन है, तो ये वाला नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कंप्लीट, इसका भी 8। तो ये वाला नाइट्रोजन लेफ्ट वाले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5, आई हैव रिटन हियर दिस वन ऑफ द लेफ्ट नाइट्रोजन। नाउ राइट नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, इसे हमने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करना है कि जो इंडिविजुअल हैं वो दोनों का 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, इससे ये 3 शेयर कर लिया, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। नाउ लेट्स काउंट फॉर दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जो ये सिंगल एक बॉन्ड है, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है, तो विच आई हैव रिटन हियर ट्रिपल बॉन्ड, 2 नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। Now this is a different example I have taken which is methane CH4, जो alkane का सबसे पहला member है, which we'll read about it in a very detailed, there will be detailed discussion about it. So CH4 methane, तो जो है methane जो है it is used as a fuel, it has its applications in our daily life also. So it is used as a fuel and it is a major component of biogas and compressed natural gas. तो जो मिथेन है विच आई रिटन डाउन हियर, इट्स अ वेरी डिफरेंट एग्जाम्पल, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन अ वेरी डिटेल्ड वे स्टेप बाय स्टेप। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इसमें देखो कि इसमें कार्बन है जिसका एटॉमिक नंबर है 6 और हाइड्रोजन इसका है 1, ठीक है। तो कार्बन का पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, कार्बन का 2 4, ठीक है, दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ही है तो ये ही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैंने क्या बोला कि जितने भी एटम्स प्रेजेंट है आपको ऐसे अरेंज करना है कि सब स्टेबल हों, ठीक है। तो कार्बन को सबसे पहले मैंने सेंटर में ले लिया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, 1 2 3 4, ये कार्बन का। नाउ देयर आर 4 हाइड्रोजन्स, मतलब ईच हाइड्रोजन का एक एक, 1 ये वाले हाइड्रोजन का, ये वाले हाइड्रोजन का 1, ये वाले हाइड्रोजन का 1 और ये वाले हाइड्रोजन का 1। नाउ इसके पास 4 है तो 4 और चाहिए इसे, तो ये इंडिविजुअल हाइड्रोजन से एक एक लेगा, 1 2 3 4 इससे, 5 6 इससे, 7 8 इससे, तो कार्बन स्टेबल हो गया। नाउ हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या फॉर्म कर लिया, ड्यूप्लेट, ये अगेन स्टेबल हो गया। ये वाला हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, ये भी 1 2 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस ऑल्सो 2 इलेक्ट्रॉन।
तो क्या हुआ, इसमें जो इंडिविजुअल एटम्स जो प्रेजेंट है वो सब स्टेबल हो गए. सो यू हैव टू बेसिकली इफ डू नॉट एट ऑल वरी if you do not understand it in the very first attempt, because everything requires practice. You will get through it after a certain span of time. Don't worry at all. I'll make you practice lots of questions related to this topic. सो आपको क्या करना है, आपको ऐसे अरेंज करना है कि जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में वो सब स्टेबल हों, तभी तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ स्टेबल. सो दिस वॉज अबाउट मीथेन. तो हम क्या इस जो एग्जाम्पल्स विच वी वर डीलिंग अबाउट इट राइट नाउ, उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें कोई लॉस या गेन नहीं हो रहा है, बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं. तो वही मैंने फर्स्ट पॉइंट इसका लिखा है कि इट इज़ फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अगर जैसे कि O2 में मैंने देखा, N2 में मैंने देखा, तो इसमें कोई लूज़ नहीं कर रहा था इलेक्ट्रॉन या कोई गेन नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, वो बेसिकली म्यूचुअल शेयर कर रहे हैं. तो उस प्रकार के जो बॉन्ड को हम बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. जो कंपाउंड्स होते हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं. सो कोवेलेंट कंपाउंड्स के मैंने फीचर्स लिखे हैं कुछ यहाँ पे. लेट्स हैव अ लुक एट इट. सो दीज आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्मॉल. तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनका नेचर क्या होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड दे बट देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्मॉल. दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. तो ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही कम होते हैं. दे आर पुअर कंडक्टर्स एज not charged. Sorry, I have forgotten to write here T. I'm really very sorry about that. So जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है दे आर पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि क्या होता है जो ओवरऑल जो हम मॉलिक्यूल अगर हम लिख रहे हैं तो वो जो इंडिविजुअल एटम है उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो क्या कर रहे हैं म्यूचुअल जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो वो पुअर कंडक्टर्स क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है. As no charge particles are formed, which are written here. So now let's have, as we are reading a lot of stuff about carbon, so let's have a look at the allotropes of carbon. Allotropes मतलब कि बेसिकली कार्बन के ही फॉर्म्स अलग अलग तरीके में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि 3 फॉर्म मैंने लिखे हैं allotropes ऑफ कार्बन के. पहला तो है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरिन विच इज़ C60. सो डायमंड इट इज़ 3D स्ट्रक्चर इन विच ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स. तो जो डायमंड होता है उसके वो एक 3D स्ट्रक्चर 3D नेटवर्क सॉलिड होता है इन विच ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स. जो नेक्स्ट एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट विच इज़ अ हेक्सागोनल एरे इन विच ईच कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स. और ये जो ग्रेफाइट है, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शंस, आई थिंक व्हेन आई वाज टीचिंग अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसी में ही मैंने बोला था कि ये जो है it can conduct electricity except for the non-metals. Basically non-metals do not conduct electricity, but this was an exception while I was dealing about metals and non-metals. जो थर्ड है वो है बकमिनिस्टर फुलरिन विच इज़ C60. तो ये इट इज़ अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, जिसे हम बकी बॉल भी बोलते हैं. तो जो C60 है इसका जो अरेंजमेंट है एक फुटबॉल की तरह होता है, गोल सा. सो बेसिकली इट इज़ ऑल्सो नोन एज बकी बॉल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन विच आई हैव मेंशन्ड हियर. Now, about carbon again, the next point is obviously about carbon since we are reading about carbon and its compounds. So about the versatile carbon. तो ये जो है कैटिनेशन टाइप की जो ये नया टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है. वो क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक. कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन. जो कार्बन है उसकी वो यूनिक है बहुत नेचर में. क्यों? क्योंकि उसकी एबिलिटी है, उसकी टेंडेंसी कि वो बॉन्ड्स बना लेता है अदर एटम्स ऑफ कार्बन के साथ. और कैसे बॉन्ड्स, लॉन्ग चेन्स भी बनाता है या ब्रांच चेन्स भी बनाता है, तो उसे ही हम कैटिनेशन बोलते हैं. तो बेसिकली इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज़ कैटिनेशन, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्सेटाइल कार्बन बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी, इट कैन ईजिली बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, तो उसे ही हम कैटिनेशन बोलते हैं. तो कार्बन का लिंकेज अब देखते हैं किस किस टाइप का होता है. या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है कार्बन का लिंकेज, या डबल बॉन्ड हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जो कि नाइट्रोजन का केस मैंने लिया था उसमें ट्रिपल बॉन्ड था. सॉरी, दिस इज़ नॉट अबाउट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द ट्रिपल बॉन्ड, डोंट थिंक ओनली अबाउट कार्बन. तो कार्बन का लिंकेज में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स अबाउट सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स विच हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स. तो अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जो ऐसे सिर्फ एक ऐसे जो लाइन सा रहता है विच इज़ सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स किसे कहते हैं, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. और अगर किसी भी कार्बन के कंपाउंड में डबल बॉन्ड यानी कि 2 ऐसे लाइन्स रहते हैं
आई एम टेलिंग यू just to remember this, or triple bond. So this is called as unsaturated compounds. सो ओनली कार्बन एग्जिबिट्स कैटिनेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. तो मतलब कि जो कार्बन जो है वही एक ऐसा वर्सेटाइल एलिमेंट है जो कि कैटिनेशन मैक्सिमम एक्सटेंट तक शो करता है. सिलिकॉन है विच फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स विच इज़ वेरी रिएक्टिव. सिलिकॉन भी फॉर्म कर सकता है पर उसके जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर. ऑन दी अदर हैंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. तो कार्बन जो है जब वो बॉन्ड करता है अदर एटम्स ऑफ कार्बन से, जो तो बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, सो इट कैन ईजिली एग्जिस्ट. कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन. तो जो कार्बन है इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद लॉट ऑफ एलिमेंट्स विच आई हैव रिटन हियर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड क्लोरीन. बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन एटम विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल. तो बेसिकली अगर जो कार्बन है अगर वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग भी है और स्टेबल भी है. कार्बन है स्मॉल साइज. तो जो कार्बन है उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ड्यू टू विच न्यूक्लियस होल्ड्स शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली. तो जो स्मॉल साइज की वजह से जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ सकता है. सो बेसिकली व्हाट इज़ द समरी हियर, इट इज़ सेइंग दैट कार्बन जो है वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक कैटिनेशन शो कर सकता है. इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और जो बॉन्ड बनते हैं वो स्टेबल भी होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं. Okay. Now let's have a look in a very detailed and elaborate way about the saturated and unsaturated compounds. तो CH4 जो मीथेन तो मैंने लिया तो CH4 1 2 3 4. तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं तो इसलिए हम इसे सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड मतलब ओनली कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड. जो ये एल्केन फैमिली का नेक्स्ट जो मेंबर है प्रोपेन C2H6 C2H6 1 2 3 4 5 6. तो क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी टेट्रा वैलेंसी भी सेटिस्फाई है 1 2 3 4. एक डैश मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8. और इसमें हर हाइड्रोजन का क्या है ड्यूप्लेट भी सेटिस्फाई है. तो ये भी सैचुरेटेड है क्योंकि इसमें सारे में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है. नाउ इथीन में क्या है अगर हम देखेंगे तो इथीन में 1 2 3 4. कार्बन की 1 2 3 4 मतलब कि कार्बन का जो टेट्रा वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होना चाहिए और जो हर किसी का जो ईच इंडिविजुअल एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसे हम अनसैचुरेटेड कहते हैं. अगर सिर्फ सिंगल रहता है तो सैचुरेटेड होता है, डबल और ट्रिपल होता है तो उसे हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं. ओके. So this was about ethene which has the formula C2H4. Next comes ethyne. तो इथाइन में क्या देखोगे इसका जो फॉर्मूला होता है C2H2. तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है और कार्बन को ये जो दोनों इंडिविजुअल कार्बन है उनमें 4 उसके बॉन्ड्स बनने चाहिए. तो देखो 1 2 3 4 ये वाला का 4 बन गया 1 2 3 4 और 2 हाइड्रोजन. तो ये पूरा ये जो बॉन्ड बना वो स्टेबल भी है और स्ट्रॉन्ग भी है. तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. क्योंकि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमेशा अनसैचुरेटेड होता है. Okay, so here comes about different compound which I've written here. Butane C4H10. तो C4H10 का मैंने स्ट्रक्चर कैसे लिखा है 1 2 3 4 4 कार्बन लिखे हैं और ईच कार्बन में हाइड्रोजन अटैच्ड है. क्योंकि इसमें क्या किया है जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो सो व्हाट यू हैव टू डू कि कार्बन का हमेशा 4 बॉन्ड बनना चाहिए, नॉट मोर देन 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन. ठीक है. तो इसमें C4H10 ये एक स्ट्रक्चर है, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये C4H10 का ही अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. इसमें क्या किया है 2 कार्बन स्ट्रेट लाइन है और 2 पे मैंने ब्रांचिंग लगा दी है. तो 1 2 3 4 कार्बन 4 ही हैं लेकिन यहाँ पे इस वाले कार्बन पे एक कार्बन ऊपर रख दिया मैंने, एक कार्बन नीचे पे. तो ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है. तो बेसिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं उन्हें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं. तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है.
तो एक और कंपाउंड आता है बेंजीन विच हैज़ द मॉलिकुलर फार्मूला C6H6। तो जो बेंजीन का जो फार्मूला है उसमें क्या होता है, वो एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। ये वाला कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके नेक्स्ट वाले में डबल बॉन्ड है विच आई हैव ड्रॉन हियर, और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल बॉन्ड है ये दोनों कार्बन के बीच, फिर तो नेक्स्ट वाले में डबल बॉन्ड होगा। अब ये दोनों में डबल हो गया तो इसमें सिंगल बॉन्ड हुआ। तो इसमें भी स्ट्रक्चर C6H6 का ऐसे बनाते हैं कि जो चार जो बॉन्ड्स है कार्बन के बनना चाहिए और हर हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होना चाहिए। सो इन बेंजीन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा, विच यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज अ न्यू कंपाउंड। आई थिंक वी ऑल ऑफ द कंपाउंड्स विच आई हैव taught here of carbon are new compounds. You need to practice it and get thorough with it. तो ये बेंजीन का you have to remember कि इसमें हमेशा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स रहते हैं। ओके, तो कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर हम बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमें बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। तो अगर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स कैन बी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम एल्केन बोलते हैं। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसे एल्केन बोलते हैं। डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। तो बेसिकली सिंगल बॉन्ड रहते तो ए आ जाता है यहाँ पे, ए की जगह यहाँ पे सेकंड वाले में डबल बॉन्ड में ई आ जाता है, और थर्ड में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वाई। सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, इफ ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इट इज़ एल्केन, डबल बॉन्ड इट इज़ एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड इट इज़ एल्काइन। दिस आर द न्यू नेम्स विच यू हैव टू रिमेंबर। और कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं विच विल हेल्प यू वाइल आई डील अबाउट द नॉमेनक्लेचर। तो ये जो हेट्रो एटम्स है और ये फंक्शनल ग्रुप हैं और इनका ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो क्लोरीन ब्रोमीन है ये हेलो ग्रुप्स है जिसका फार्मूला मैंने लिखा है क्लोरीन या ब्रोमीन Cl या Br। ऑक्सीजन जिसमें हेट्रो एटम होगा, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होता है तो OH उसका रिप्रेजेंटेशन होता है OH। एल्डिहाइड होता है तो CHO, कीटोन होता है तो C डबल बॉन्ड O। So do not get confused between aldehyde and ketone. These are new terms which you have to remember. So you need a lot of practice with that. Don't worry at all. These all are new terms. You will get through it if you practice lots of questions and read it again and again. तो aldehyde में CHO होता है, ketone में C डबल बॉन्ड O। कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है विच विल हेल्प यू अलॉट इन नॉमेनक्लेचर, नॉट ओनली इन क्लास बोर्ड एग्जाम्स, इन योर हायर क्लासेज ऑल्सो। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होमोलोगस सीरीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। यानी कि मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो जैसे कि ये CH4 जो मिथेन है, इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ मिथेन। CH4 इज़ मिथेन, C2H6 इज़ इथेन। तो CH4 और C2H6 इसमें क्या देखोगे, CH4 में और C2H6 में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन अगर आप ऐड करोगे तो CH4 में अगर आप एक CH2 मॉलिक्यूल का ऐड करोगे तो C2H6 मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में किसका अंतर है, एक CH2 यूनिट का। उसी तरह C2H6 which I'll write the name here, इथेन प्रोपेन। तो ये दोनों भी आप देखोगे तो CH2 यूनिट का अंतर है। तो इसे हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं विच इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट डिफर फ्रॉम CH2 ग्रुप। यानी कि अगर दो मॉलिक्यूल में सिर्फ CH2 का अंतर है तो उसे हम होमोलोगस के सीरीज़ कहते हैं या होमोलोगस कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि इसमें भी CH2 का अंतर था, इसमें भी CH2 का अंतर था। तो दिस इज होमोलोगस सीरीज़ एंड दिस इज ऑल्सो होमोलोगस सीरीज़ विच डिफर बाय CH2 यूनिट। Okay, now let's have a look at the physical and chemical properties of homologous series. So melting point and boiling point of homologous series is directly proportional to molecular mass। मतलब कि अगर molecular mass बढ़ रहा है तो melting point और boiling point भी बढ़ता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेन सेम। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सेम रहता है होमोलोगस सीरीज़ की, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है।
So that was all about the first and introductory part of the chapter carbon and its compounds. So the second part of the video, it is very important, in which we'll deal with the nomenclature of carbon compounds, कि हम किसी given carbon compound की naming कैसे करते हैं. So we'll read about that in a very elaborate way in the second part. So that was all about the first part. I have an important announcement to make here. So since the exams, I think all of the competitive exams have been postponed, be it NEET or JEE mains or advanced, due to the COVID-19 and the pandemic which we're facing right now. So I have changed a little bit of my content. So I am starting a quick revision of chemistry for NEET, JEE mains and advanced 2020 from 15th of May. So what are its content? I'm just gonna give you the brief description about it. So I will release the video every Friday, in which I'll be solving previous year questions of NEET, JEE mains and advanced. I will solve the questions basically in a very detailed way. Easy tricks, it will be easy, there will be easy tricks to solve the questions will be solved in a very detailed way, step by step. And the questions will be basically from NEET, mains and advanced, from 2019 to maybe I think 2015, or probably most of the year. I'll try to solve it, and I'll help you and bring you the best content and the questions of the competitive exams, so which will really help you in the upcoming exams to grab a seat maybe in IITs or in medical. So I will this was all about my a change, basically about a little content in my YouTube channel. So this 10th and 12th board exams chemistry, which I've started, which I'm teaching, will continue. So till the July, when the exam will take place, up to that time I will release a video every Friday, in which I will be solving and making you practice questions, previous year questions of the competitive exams. And yeah, that was all about the video, and I hope you liked the video, and I was successful enough to explain the concepts in a very concise manner. And thank you for watching, and all the very best for your competitive exams. And I'll start the videos, uploading the videos very soon of the competitive exams, so that you can check if you're thorough with the concepts or the questions related to the competitive exams. And thank you for watching.